Good evening, Divyayan. क्या हुआ? शेड्यूल हो गई? Good evening, everyone. Good evening. Am I audible? Good evening, Krish. Good evening, Divyayan. Okay, I am. So, hello, good evening. How are you all? Welcome to Olympiad Corner. Welcome to your own class. चलिए, so last class में हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस के बारे में, इक्विवेलेंट्स के बारे में और एन फैक्टर के बारे में, राइट? आई एम योर एजुकेटर प्रियंका एंड लेट्स बिगिन विद अ बिट ऑफ केमिस्ट्री. चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एन फैक्टर. इससे पहले हमने बात करी थी इक्विवेलेंट्स की, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? क्विक रिकॉल जल्दी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जल्दी से एक क्विक रिकॉल लेते हैं. बेटा नरेंद्र अवस्थी करिए पहले आप, दिव्यायन नरेंद्र अवस्थी पहले करिए आप, ठीक है? उसमें से क्वेश्चंस करिए एक्सरसाइज 1, राइट? ऑलराइट, सो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करी थी और इसके अंदर हमने कहा था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो इक्विवेलेंट्स, अगर कोई रिएक्शन है आपके पास ये जिसमें रिएक्टेंट्स हैं ए बी सी एंड ए एंड बी और वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सी एंड डी, सो इक्विवेलेंस ऑफ ए आर इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी एंड दे आल्सो फॉर्म प्रोडक्ट्स, वो भी इक्विवेलेंट्स में ही बनते हैं, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी एंड इक्विवेलेंस ऑफ डी. Right? So in a chemical reaction, equal equivalents of each reactant will react as well as equal equivalents of all the products will be formed. अब इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने बात करी थी. इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ये इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने अभी तक बहुत थोड़ा सा कुछ पढ़ा है, राइट? यस, मैं फिर भी यही कहूँगी थोड़ा सा कुछ पढ़ा भी, थोड़ा नहीं, काफी और बाकी है, राइट? सो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर. सो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं. इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए, को कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए मोलर मास बाय एन फैक्टर. सो ये एन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो एन फैक्टर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं. उसके बाद हमने देखा था कि नॉर्मेलिटी की बात करी थी कि नॉर्मेलिटी में हमको क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम कितने इक्विवेलेंट्स, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं सो हम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में करते हैं. ठीक उसी तरह कि कोई सोल्यूट जो है जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो हम एक कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी की बात कर रहे थे, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. अगेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ रहे थे तो हमको किसकी जरूरत थी? इक्विवेलेंट वेट की, और इक्विवेलेंट वेट के लिए हमको किसकी जरूरत थी? एन फैक्टर की, राइट? सो हमने यहाँ कुछ फॉर्मूले करे थे, इक्विवेलेंट के फॉर्मूले देखे थे, एन इंटू वी, एंड नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से हमने उसे डिराइव किया था. फिर हमने आ गए थे हम एन फैक्टर पे. सो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर टोटल चार्ज एक्सचेंज्ड. टोटल चार्ज जो है, द चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज. हम क्या होता है इक्विवेलेंट्स कि टोटल चार्ज कितना एक्सचेंज हो रहा है, या हम यूं कहें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं एन फैक्टर. ठीक है? सो एसिडिटी ऑफ अ बेस, हमने सबसे पहले बात करी थी बेसिस के बारे में कि बेसिस की हम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, इस पे बात करी थी. तो उसके लिए पहले हमको एक बार बेसिस का क्लासिफिकेशन समझना था. सो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी यानी कि कितने OH आयन एक बेस रिलीज करने वाला है, एक बेस
कितने OH आयन रिलीज करता है, उस हिसाब से हमने बेसेस देखे थे, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक वो बेस है जो एक OH आयन रिलीज करता है, डाई एसिडिक वो बेस है जो 2 OH आयन रिलीज करता है, ट्राई एसिडिक वो बेस है जो 3 OH आयन रिलीज करता है। इसके बाद हमने बात करी थी एसिडिटी ऑफ अ बेस, नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज्ड पर मोल ऑफ अ बेस। सो हमने यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ अ बेस। बेस रिएक्शन के अंदर कितने OH रिलीज कर रहा है, यही उसकी एसिडिटी है, और वही हमको निकालना था। तो हमने देखा कि NaOH एक ही OH आयन रिलीज कर सकता है, तो उसकी एसिडिटी 1 है। हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसी रिएक्शन में अगर दोनों OH आयन रिलीज करता है तो उस वक्त उसकी एसिडिटी 2 है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर तीनों OH आयन रिलीज कर देता है तो उसकी एसिडिटी, इस बेस की एसिडिटी 3 है। चलो तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं हम एक बार, और आप यहां कैलकुलेट करिए। आपने ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये फॉर्मूला देख रखा है, तो यहीं से फटाफट जल्दी से मुझे आप NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके आप मुझे क्या निकाल दीजिए, आप जल्दी से इनके इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए। याद करिए मैंने आपसे कहा था अगर कोई रिएक्शन नहीं दी गई है तब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है या n फैक्टर निकालना है तो आप क्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप सीधे देख लेते हैं कि उनके पास कितने OH आयंस हैं, कितने रिप्लेसेबल OH आयंस हैं। सो यहाँ पे इनके पास कितने कितने रिप्लेसेबल OH आयंस हैं, जल्दी से मुझे इनका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताइए। गुड इवनिंग शौर्य प्रताप, गुड इवनिंग शौर्य। जल्दी से NaOH का 40 प्लस 16, सॉरी 40, NaOH का वेट कितना होता है 40, राइट 40, कितने OH आयंस रिलीज करता है 1, सो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 40। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालिए, वेरी गुड क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालिए, कैलकुलेट करिए जल्दी से। आई होप आपको मासेस लर्न होंगे। करेक्ट, इसका मोलर मास है 74/2, कितना आ जाएगा ये 37। दिव्यायन नाम लिख के बताओ किसका बता रहे हो। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बताइए जल्दी से। एब्सोल्युटली। सो इक्विवेलेंट वेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने आ गए हैं, राइट। सो आप यहाँ इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकाल पा रहे हैं, ठीक बात है। ओके चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी है। क्यों? क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है, यानी कि ये सिर्फ एक ही OH आयन रिलीज कर रहा है। जिंक हाइड्रोक्साइड, इस केस में अब हमने यहाँ पे दूसरा केस इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा केस इंट्रोड्यूस करने में हमने क्या बात करी थी, देखिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनसे रेगुलरली डील करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ अ बेस। अब कितने H+ आयन कोई बेस ले रहा है वो भी बताता है कि क्या हो रहा है, कितना एसिडिक बेस जो है वो कितना एसिडिक है, उसकी एसिडिटी कितनी है। सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, बेसिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, मेटल की ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर है। सो बेसिक ऑक्साइड होने की वजह से आप जब इसे पानी में डालते हैं तो ये एक H+ एक्सेप्ट कर रही है। आप देखिए पानी में डालते हैं इसने एक H+ एक्सेप्ट करा, और अब ये कितने OH रिलीज करेगी, एक OH रिलीज कर देगी। आप कहें H+ आयन टेकन अप
बाय 1 मोल ऑफ अ बेस, या यहाँ पे अब ये बेस NaOH बन गई है, हाइड्रोक्साइड बन गई, तो OH आयन रिलीज करने के लिए केपेबल है। दोनों ही बातों से अगर हम देखें तो इसकी एसिडिटी जो है वो 1 आ रही है। यहाँ पे इसने एक H+ आयन लिया है पानी में डिसॉल्व करने पे और NaOH बन गई है। NaOH जो है एक OH आयन ही दे रहा है। तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या बात करी थी कि जब एक मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। एक मेटल सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स दोनों के केस में ऐसा होता है। सो यहाँ पे कार्बोनेट देखो, हमने जब यहाँ रिएक्शन बैलेंस करी तो आप देखिए ये कार्बोनेट आयन है, ये कितने H+ ले रहा है? ये कार्बोनेट आयन कितने H+ एक्सेप्ट कर रहा है? 2। कितने H+ एक्सेप्ट कर रहा है? 2। तभी जैसे मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया था कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, दो कंपाउंड्स के बीच में हमको रिएक्शन दिख रही है, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, नॉन रिडॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl और H2CO3 बनाता। अब ये H2CO3 रूम टेम्परेचर पे दो H2O और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। Why? Carbon dioxide is not soluble in water at atmospheric pressure। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये CO2 और H2O में रिलीज हो जाता है, इसलिए हमको H2CO3, H2O और CO2 के फॉर्म में दिख रहा है। बाकी अगर आप यहाँ से इसको रिएक्शन बैलेंस करें तो देखेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HCl। सो ये जो 2 H+ हैं वो कौन ले जा रहा है? यहाँ से जो 2 H+ रिलीज होते हैं वो कौन ले जा रहा है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कौन ले जा रहा है? कार्बोनिक एसिड ले जा रहा है, राइट, या कार्बोनेट आयन ले जा रहा है। सो इसलिए इसकी एसिडिटी जो है वो 2 है। नेक्स्ट हमने यहाँ अमोनिया की बात की थी कि ऐसा भी बेसिस होते हैं जिनको हम कहते हैं लुईस बेसिस। क्या कहते हैं? लुईस बेसिस। अब एसिड बेसिस की जो थ्योरी है वो कई तरीके से एक्सप्लेन्ड है। जो सबसे बेसिक और बहुत ज्यादा वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है वो है आर्हीनियस। जो एसिड्स और बेसिस आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। अमोनिया का नेचर बेसिक है लेकिन फिर भी वो OH आयन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेसिस कौन होते हैं? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें जब हम पानी में डिसॉल्व करें तब वो OH आयन रिलीज करें, राइट। अमोनिया बेसिक है नेचर में लेकिन OH आयन तो इसके पास है नहीं। तो दूसरी थ्योरी जो सपोर्ट करने को आई थी वो थी लुईस थ्योरी, राइट। सो इसको आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन बट अभी यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम लिया है, पहली बार आप इससे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका एक इंट्रो दे रही हूँ। तो लुईस बेसिस क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो लोन पेयर डोनेट कर सके। लोन पेयर क्या होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आप देख रहे हैं अमोनिया के में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पूरा एक बार इसे रिवाइज करवा रही हूँ। तो अमोनिया जो है, अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। 5 में से 3 कंबाइन हो गए, 2 अनकंबाइंड बचे, दैट इज नोन एज अ लोन पेयर। सो ये लोन पेयर इस H+ आयन को मिल जाता है तो हम कह रहे हैं टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ लुईस बेस। तो अमोनिया यहाँ लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है और अमोनियम आयन बना रहा है। तो कितने लोन पेयर दे रहा है? 1। कितने लोन पेयर दे रहा है? 1। इसलिए इसकी एसिडिटी क्या है? इस बेस की एसिडिटी क्या है? 1। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अमीन थे, एनिलीन था, फिर हमने इथाइलिन अमीन देखा था। सो इनके अंदर भी जितने H+ आयन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या इस केस में H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी लोन पेयर जितने डोनेट हो रहे हैं उन केसेस में जहां जब भी आपको नाइट्रोजन दिख रहा है वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसके हिसाब से हमने उसकी एसिडिटी बताई थी। चलिए, तो आपको आई होप यहां तक काफी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। Yes, it does depend on the reaction. It does depend on the reaction. तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। आगे आज हम एसिड्स की बात करेंगे जिसमें और हम क्लैरिटी से इस बारे में बात करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कि कितने, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, देखो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कितने H+ ले रहे हैं। जैसे यहाँ देखो इस केस में हमने यहाँ बात करी थी कि एक ही OH रिलीज हुआ है, इसलिए जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक की वैलेंसी 2 है, इसके पास 2 OH आयंस है, लेकिन रिलीज कितने हुए? इस रिएक्शन के अंदर कितने रिलीज हुए? 1, इसीलिए इसका n फैक्टर 1 है। ये बात हमने करी थी यहाँ पे, ठीक है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, बट यस अगर NaOH की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी तो 1 ही होगी ना बेटा, इसके पास एक ही तो OH आयन है। ये ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने OH आयन देगा? 1। इसके पास 2 रिप्लेसेबल आयन तो है नहीं,
कितने रिप्लेसेबल OH आयंस है? सिर्फ एक, इसीलिए इसकी एसिडिटी फिक्स्ड है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। सोडियम हाइड्रो, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे सकता है मैक्सिमम? अच्छा चलो जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, मैक्सिमम कितने दे सकता है? 2, और मिनिमम कितने दे सकता है? 1। तो इसलिए हमारे को चॉइस मिली है, या हमको ये देखना पड़ेगा, इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जिंक ने कितने हाइड्रोक्साइड आयंस लूज किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास तो एक ही OH है ना, ठीक है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी हो सकता है। ये कहाँ गया तुम्हारा दिव्यायन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस केस में बात कर रहे हो? इस केस में मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ मेंशन नहीं हो, उस केस में कोई रिएक्शन मेंशन नहीं है, तब आप उसकी एसिडिटी वो लेंगे जितने उसके पास OH आयंस हैं। दिव्यायन यहाँ पे इस केस में हमने ये बात तब करी थी, ये हमने इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर ऐसे फिक्स किया था जब हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्शन गिवन नहीं है कि उसमें कितने OH आयन वो यूज कर रहा है। ओके, चलिए फाइन, ठीक है। तो आज हम बात आगे एक्सटेंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट भी है, नो डाउट। आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट भी है, मैं समझती हूँ ये बात, पर आप उसको पढ़ेंगे बार बार अच्छे से मन लगा के तो हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम एसिड्स की बात करते हैं। तो अभी तक हमने एन फैक्टर निकाला था किसके लिए? एसिड बेसिस के लिए। अब हम एन फैक्टर निकालते हैं एसिड्स के लिए, ठीक है। तो अगर बेसिस की एसिडिटी थी तो एसिड्स की क्या होगी? बेसिसिटी। एसिड्स की बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं, पिछली बार हम यहां बात कर रहे थे बेस की, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे एसिड्स की। किसकी? एसिड्स की, एसिड्स, ठीक है। यहां पे बात कर रहे हैं हम एसिड्स की। तो एन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होती है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड्स के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एसिड्स कैन बी classified on the basis of basicity. According to the basicity, they can be classified as, अच्छा basicity क्या होती है? Number of H plus ions released per molecule of an acid, per molecule of an acid, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, ठीक है। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत सिंपली समझते हैं कि एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन दे सकता है, वही उसकी बेसिसिटी है। बेसिस की एसिडिटी, एसिड्स की बेसिसिटी, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस हिसाब से हमने बेसिसिटी को एसिड्स क्या क्या कैसे कैसे हो सकते हैं? मोनो बेसिक हो सकते हैं। अब मोनो का मतलब 1, बेसिक का मतलब हम क्या कह रहे हैं? H प्लस आयन कितने रिलीज कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो HCl HNO3 एक H प्लस आयन दे रहा है। अगेन एसिटिक एसिड एक H प्लस आयन देगा। देन अगर डाई बेसिक हो सकता है एक एसिड, डाई बेसिक, डाई मीन्स 2, बेसिक मीन्स H प्लस आयन। तो डाई बेसिक के हिसाब से आप देखें तो ऐसे एसिड्स जो 2 H प्लस आयन, एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन रिलीज कर रहा हो, सबसे सिंपल एग्जांपल है H2SO4। सबसे इजी, सबसे सिंपल एग्जांपल है H2SO4। फिर आप यहाँ पे
कार्बोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, H2CO3, राइट। फिर तीसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दैट्स ट्राई बेसिक। अब ट्राई बेसिक अगेन 3H+ आयंस, राइट, 3H+ आयन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है H3PO4। यानी कि हम कह रहे हैं एसिड्स की बेसिसिटी, एसिड्स की बेसिसिटी क्या है, एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है भैया, वही उसकी बेसिसिटी है। अगर हमारे पास HCl है, उसको पानी में डालेंगे तो वो H+ और Cl- में आयनाइज होगा, तो कितने H+ देगा, एक। अगर हम HNO3 को पानी में डालेंगे वो कितने H+ आयन देगा, एक, राइट। तो यही आपको समझना है कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। तो जो इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी है, जो इन एसिड्स की बेसिसिटी है, वही इनका N फैक्टर है, वही इनका N फैक्टर है। क्या है, वही इनका N फैक्टर है। तो यहाँ पे इन सब का मोनोबेसिक एसिड्स का N फैक्टर क्या हो गया, 1। इन डाई बेसिक एसिड्स का N फैक्टर क्या हो गया, 2। ट्राई बेसिक एसिड्स का N फैक्टर क्या हो गया, 3। इन केस उनमें से सारे H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, इन द केस उनमें से सारे H+ आयन रिलीज हो रहे हैं। मैं फिर से बात बोल रही हूं, उनमें से अगर सारे H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, जैसे इनमें से मोनोबेसिक में से तो सिर्फ एक ही H+ है, तो एक H+ ही रिलीज हो सकता है, सो उनकी बेसिसिटी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केसेस में 1 हो सकती है। डाई बेसिक और ट्राई बेसिक में चांसेस हैं कि कितने H+ आयन रिलीज हो रहे हैं उस सॉल्ट, उस एसिड में से सॉल्ट बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा, जो अभी हम आगे रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। हाँ बिल्कुल दिव्यायन, H2SO3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिसिटी समझ में आ गई होगी। सो फॉर एसिड्स क्या होता है, एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिलीज H+ आयंस। तो एसिड्स के केस में हमको क्या देखना होता है कि कितने H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, वही हमें बता देता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, विच इज क्वाइट क्लियर आई होप, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लिख भी लेते हैं भाई, दिस कलर आई डोंट अप्रिशिएट। चलो HCl H+ और Cl- देगा, H2SO4 या दिव्यायन की पसंद से H2SO3, कहाँ गया, हाँ H2SO3, 2H+ प्लस SO3 2- देगा, और H3PO4 ये क्या देगा, 3H+ प्लस PO4 3-, ठीक है। तो यहाँ पे N फैक्टर 1, N फैक्टर 2, N फैक्टर 3, करेक्ट। आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई बहुत सीधी सीधी सिंपल बात। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप कर सकते हैं गड़बड़, देखिए वो केस होता है, नोट करिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है और बार बार बहुत जगह पे लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। चलो, कहाँ गड़बड़ होती है, इन एसिड्स ऑफ, गड़बड़ कहाँ होती है भाई, गड़बड़ होती है एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में। कैसे, एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में कैसे, फॉस्फोरस का एसिड है H3PO2, H3PO3, H3PO4। अभी देखने में इनकी शक्ल से क्या लग रहा है, इनकी बेसिसिटी क्या है, सब इसके पास 3H+ है, इसके पास 3H+ है, इसके पास 3H+ है, और ये क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, जितने H+ है रिलीज कर देंगे, है ना। इसका N फैक्टर 3, इसका N फैक्टर 3, इसका N फैक्टर 3, और ऐसा लिखते ही आपका काम तमाम, क्या, आपका काम तमाम। और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आपका काम यही तमाम जहां पे आपने सीधे H+ की शक्ल देखते ही लगा दिया, राइट। तो ऐसा क्यों, हम समझते हैं इसको, ये सब डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4,
4। बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, पी ब्लॉक में भी आता है, बहुत सारी जगह आपको ये मिल जाएगा, बहुत सारी जगह हमें इसकी बात करनी होती है इस कंपाउंड की। चलिए, इस पर डिपेंड करता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी, ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस बनाता है 5 बॉन्ड, 5 में से एक डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बन गया। अब क्या बचा, अब कितनी ऑक्सीजन बची है, 2। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर H3PO2 के अंदर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, ठीक है, सब में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, और फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकता है। सो हम यहाँ पे उन 5 बॉन्ड्स को यूज करेंगे। 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के साथ, अभी कितनी ऑक्सीजन बची है, 1 OH लग गया। अब क्या बचा, अब बची हुई 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इस केस में कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऊपर लग गई डबल बॉन्ड में, और एक ये OH दे रही है, और एक यहाँ पे बच गया, वो हमने हाइड्रोजन लगा दिया। 3 ऑक्सीजन थी जिसमें से एक को हमने डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया, एक को OH, एक और को OH, 3 ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड, और एक हाइड्रोजन बच गया। 3 हाइड्रोजन थे, सो 3 में से 2 OH में चले गए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर H3PO4 का। 4 ऑक्सीजन है जिसमें से एक लग गई है डबल बॉन्ड बना करके फॉस्फोरस के साथ। अब कितनी ऑक्सीजन बची, 3। तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाके OH और OH बनाएंगे, ठीक है, OH इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब खास बात यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कौन सी रिलीज हो रही है, खास बात इसमें कौन सी, ऑक्सीजन सॉरी गलती से निकल गया, हाइड्रोजन कौन सी रिलीज हो रही है। एसिड है ना, क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन सिर्फ वही रिलीज होती है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इनको देखिए ध्यान से, और ध्यान से देखिए बिल्कुल कि यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन सिर्फ वही रिलीज हो रही है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। आप देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये तीनों ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, तो ऑक्सीजन इनका इलेक्ट्रॉन रख लेता है और इनको प्यार से बाय बाय कर देता है, और यहाँ पे 3 H+ आयन रिलीज होते हैं। सो इसकी बेसिसिटी है 3, इसीलिए फॉस्फोरिक एसिड का N फैक्टर है 3, उस केस में जब फॉस्फोरिक एसिड तीनों H+ आयन रिलीज कर रहा है। इस केस में देखिए आप यहाँ पे एक OH, दूसरा OH, और इनसे लगे हुए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये जो एक हाइड्रोजन है, ये रिलीज नहीं हो रहा है। कौन सा रिलीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, ठीक है। तो इनका N फैक्टर क्या हुआ, इसकी बेसिसिटी हुई, इसकी बेसिसिटी है 2 और इसका N फैक्टर भी है 2, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही H+ आयन रिलीज कर सकते हैं। तीसरा केस देखिए, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर एक ही OH आयन है, और उसी में से हाइड्रोजन रिलीज होगा। सो इस केस में बेसिसिटी है 2 और इसका N फैक्टर भी, सॉरी इस केस में बेसिसिटी है 1, और इसका N फैक्टर भी है 1। बात समझ में आई, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर देख के धोखा खा जाते हैं और बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें धोखा आराम से खाया जा सकता है। सो ये वो एक पहला केस है, जिसके अंदर क्या होता है, N फैक्टर, शक्ल देख के आपको ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे N फैक्टर इसका 3 होने वाला है, अदर देन लुकिंग एट द रिएक्शन, राइट। तो पहले तो आपके इसको H+ आयन्स देखने और फिर आपको देखना है कि रिएक्शंस में कितना H+ आयन का ट्रांसफर हो रहा है। बोलो, इतनी बात समझ आई? बताओ यहां तक कोई डाउट, बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट? क्या डाउट है दिव्यायन? अच्छा, आ गई, समझ आ गई, ओके, ऑल राइट। पेन कहाँ गया? अच्छा, नो डाउट, ठीक है जी। चलो, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं हम अगले केस की तरफ, सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस कौन सा है? सेकंड केस है एसिड्स ऑफ बोरॉन, एसिड ऑफ बोरॉन।
एसिड ऑफ बोरॉन, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है, एसिड ऑफ बोरॉन बोरिक एसिड, और इसको हम लिखते हैं H3BO3 या कभी कभी इसे BOH होल थ्राइस भी लिखा जाता है। अब यहां से शुरू होता है सारा कंफ्यूजन। BOH3 लिखते ही आप क्या कहेंगे, भैया ये तो एसिड है कि बेस है। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि ये एसिड है कि बेस है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एसिड है, ये बेस नहीं है। नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं कि बेस बनाते हैं? नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं कि बेस बनाते हैं? सो यहाँ पे अमोनिया बेस बना लेता है, लेकिन उसका कारण दूसरा है और इसका कारण दूसरा है। आएंगे इसके उसी कारण पे जिस वजह से एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। BOH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो ये देखते पहला तो गलतफहमी क्या हो जाती है कि ये तो बेस है, बिल्कुल गलत, ये एक एसिड है, ठीक है। तो पहले इस परसेप्शन से बाहर आइएगा, OH3 होल थ्राइस देख के कि ये बेस है, दिस इज अ एसिड। अब एसिड पता चल गया है, तो अब हमसे पूछा जाए कि भैया इसकी एसिड है तो इसकी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी, और फिर इसका एन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी बताओ कितनी है, बताओ, चलो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, लेट मी सी। क्रिश बॉन्डिंग पढ़ोगे तो सही ना, तो इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर आता जा रहा है वो बताती जा रही हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो मैं बताती जा रही हूँ, जो अलाइंड स्ट्रक्चर्स है, वो जो जरूरी स्ट्रक्चर्स है वो हम करते जा रहे हैं, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा हो, अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी है वो हम साथ साथ करते जा रहे हैं, डोंट वरी, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये जैसे बनाए हमने स्ट्रक्चर, ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हुआ दिव्यायन, क्यों वेट? ये एक स्लाइड छूट गई है क्या? ओके चलो, हु शुड वेट? 0? अच्छा ओके, आंसर के लिए वेट 0 होगा ना 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 ना, बेसिसिटी 0 नहीं होगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिसिटी इसकी निकलती कैसे। इंटरेस्टिंग केस, वेरी इंटरेस्टिंग केस। आप देखो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, लुईस बेस पढ़े थे। अमोनिया के केस में क्या पढ़ा था हमने, अमोनिया इज अ लोन पेयर डोनर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं किसके बारे में, लुईस एसिड के बारे में। किसके बारे में, लुईस एसिड के बारे में। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड होता है ऐसा कंपाउंड विच इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। आई होप आपको लोन पेयर क्लियर हो गया, वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास वैकेंसी होगी, भाई इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह खाली होनी चाहिए ना, तो जिसके पास जगह खाली होगी वही इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, वही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब इस केस को बड़ा ध्यान से देखिएगा, इस केस में हम यहाँ बात कर रहे हैं बोरॉन की, BOH होल थ्राइस की। देखो बोरॉन का जो स्ट्रक्चर, ये बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, B एक OH है, दूसरा OH है और ये तीसरा OH है। बोरॉन कौन से ग्रुप का पार्ट है, बोरॉन ग्रुप 13 का पार्ट है, ठीक है। बोरॉन फैमिली इज विच वन, ग्रुप 13। ग्रुप 13 में आखिरी शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, ठीक है। तो बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 है और उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 2 3, तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे शेयरिंग कर ली और अब इसके पास बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। अब मुझे ये बताओ किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, उसकी ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2, राइट। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके पास ऑक्टेट पूरी करनी जरूरी होती है। ऑक्टेट पूरी करने से वो स्टेबल हो जाता है, मिनिमम एनर्जी कंडीशन में आ जाता है। यानी कि हम यूं समझे
कि उसके सबसे पास वाली नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ऑक्टेट पूरी करना यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना और नियरेस्ट नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आना। तो अब आप देखो, बोरॉन के पास थे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 3 OH से इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे और BOH होल थ्राइस बनाया, ठीक है, H3BO3 बनाया, राइट। अब इन दैट केस क्या हुआ है, बोरॉन के आखिरी शेल में अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरी अभी भी नहीं है, ऑक्टेट पूरी अभी भी नहीं है। तो जैसे ही इसको वाटर में ऐड करते हैं, जैसे ही इसको वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने पर क्या होता है, वाटर कौन है, H2O। अब इस ऑक्सीजन के पास, बहुत ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन के पास भी बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से 2 शेयर हो गए और ऑक्सीजन की ऑक्टेट हो गई पूरी, ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्टेट हो गई पूरी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 6 उसके खुद के थे, 2 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट उसने पूरी कर ली है। ऑक्टेट पूरी करते ही अभी इसके पास देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर पड़े होते हैं, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर पड़े हैं, यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये हो गया है भाई अपना भिखारी, ये भूखी नजरों से ऑक्सीजन को देख रहा है कि भाई प्लीज दे दे, क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं अपनी ऑक्टेट पूरी कर लूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर दे देता है, ये ऑक्सीजन इसको अपना एक लोन पेयर दे देता है, और जैसे ही इसको लोन पेयर देता है तो क्या हो जाएगा, देखो ये बोरॉन एक OH, एक OH, एक OH इसके अपने खुद के थे, और ये ऑक्सीजन यहाँ आके इससे वाटर के साथ यहाँ पे अटैच हो गया है, वाटर के साथ यहाँ पे आके इससे अटैच हो गया है, राइट। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने बोरॉन को अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बोलो हाँ कि ना, ऐसा होगा। अब क्यों होगा, याद करो हमने पढ़ा था, राइट, शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लोन पेयर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन की तरफ भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब आप लेकिन इस पूरी कहानी में ध्यान से देखो, बेचारा ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, FON सेकंड नंबर पे आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज जो कि उसकी बर्दाश्त के बाहर है, जो कि उसकी टॉलरेंस के बिल्कुल बाहर है। तो ये OH यहाँ पे, ये ऑक्सीजन प्लस चार्ज अपने ऊपर नहीं रख पाता, नहीं झेल पाता, उससे बर्दाश्त नहीं होता, और वो क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का अपने पास रखता है और इसको प्यार से बाहर भेज देता है H+ आयन बना के, क्या, H+ आयन बना के। सो यहाँ पे अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, BOH OH OH, और ये 4 OH के साथ बैठा है नेगेटिव चार्ज लेके, और निकाल दिया है बाहर H+ आयन, और बाहर निकाल दिया है H+ आयन। फिर से एक बार इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, आपके पास क्या था, OH OH और OH, ये था बोरिक एसिड, यहां से HOH वाटर आया, ठीक है, वाटर आया, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इस तरीके से बना था जिसमें ऑक्सीजन जो था उसने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी उसको सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही इकट्ठे चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और खुद OH बनके, OH- बनके रह जाता है। तो इस पूरे पे BOH होल 4 माइनस का चार्ज आता है और H+ आयन बाहर निकल जाता है। अब इसी कहानी को आप यहाँ पे देखिए, BOH होल थ्राइस, यहां से क्या हुआ, आप यूं समझ लो कि इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन देने पर ये तो बन गया H+ और ये बन गया OH-, और ये वाला OH-, ये वाला OH- जा करके
इस बोरॉन के साथ अटैच हो जाता है और ये बनाता है BOH और पूरे पे माइनस का चार्ज आता है और एक H+ निकल जाता है। अब बताओ ध्यान से देख के, अब बताओ बिल्कुल ध्यान से देख के कि बोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है। अब बताओ बोरिक एसिड की बोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है? 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देखने से शक्ल से तो ये लग रहा था कि 3 देगा, लेकिन ये इतना स्मार्ट है, इसने अपना खुद का एक भी H+ आयन नहीं दिया। आप ध्यान से देखो, इसके खुद के सारे H+ आयन इसी की जेब में है। इसने किसका H+ आयन निकाला? इसने वाटर का H+ आयन निकाला। अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये जो H+ आयन रिलीज हो रहा है, ये कहां से हो रहा है? ये इस वाटर से हो रहा है। ये H+ आयन देने वाला कौन है? ये H+ आयन वाटर से रिलीज हो रहा है। दिस H+ आयन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये H+ आयन वाटर में से रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं बोरिक एसिड की बेसिसिटी है 1। और यहीं पे हो जाती है शक्ल देख के गड़बड़। ठीक है, शक्ल देख के गड़बड़, बिल्कुल सही। इसका तो स्ट्रक्चर भी काम नहीं आया। सो इसीलिए ऐसे स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे OH 3 OH थे, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन रिलीज होता है। जब हमने यहाँ फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था तब तो यहाँ पे कहाँ गई? हाँ, तब तो यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच जो हाइड्रोजन था वो रिलीज हो लिया था, तो हमें पता चल गया भैया कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। लेकिन आगे के केस में, बोरिक एसिड के केस में क्या हुआ कि यहाँ तो कहानी ही अलग है, तो पिक्चर ही अलग है। इसीलिए ये जो 2 अलग केसेस होते हैं ये आपसे डिस्कस कर लिया और आपको ये 2 केसेस याद रखने हैं। ठीक है, आपको ये 2 केसेस अच्छे से याद रखने हैं, राइट? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल सही बेटा, इसका तो स्ट्रक्चर भी काम में नहीं आया। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि H+ आयन कौन सा रिलीज हो रहा है? वाटर से। इसका खुद का H+ आयन रिलीज नहीं हो रहा है। अब चलते हैं हम थोड़े सिंपल पार्ट पे। अब हम देख लेते हैं कि भाई और किन बातों पे बेसिसिटी डिपेंड करती है। बेसिसिटी अब कुछ और बात पे भी डिपेंड करती है। थोड़ा सिंपल पार्ट है, ये तो आपको पता भी है, आता भी है। बेसिसिटी डिपेंड करती है, बेसिसिटी डिपेंड्स upon number of H+ ions replaced in a reaction, किसके? ऑफ एन एसिड। ठीक है, चलो सो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर H2SO4, ठीक है, ये NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है NaHSO4 प्लस H2O। बताओ इसके अंदर बेसिसिटी क्या है? मुझे पता है आप ये बता लोगे, इसीलिए मैंने रिएक्शन देख के बताइए कि पहली रिएक्शन में बेसिसिटी क्या है। रिएक्शन देख के बताइए पहली रिएक्शन में बेसिसिटी क्या है। ये वो केसेस हैं जिसके अंदर आपको रिएक्शन देख के बताना है, राइट? सो रिएक्शन देख के बताइए बेसिसिटी क्या है, जल्दी से। एन फैक्टर भी बताइएगा, ओके? क्विकली रिएक्शन देख के बताइए बेसिसिटी क्या है। सिमिलरली अगर फॉस्फोरिक एसिड का, वेरी गुड, फर्स्ट केस में करेक्ट जवाब दिया है दिव्यायन ने।
इसके अंदर इसका n फैक्टर 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें से दो में से सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज हुआ है, दो में से सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस वी आर चेकिंग फॉर, and that is the basicity or the n factor. So here in the first reaction the n factor is 1. Absolutely correct. दूसरी रिएक्शन में बताइए n factor क्या है? Meanwhile I am writing the next few reactions. इन केसेस को आपको बहुत ठीक से चेक करना होता है, सिंपल है। अभी आपको समझ में आएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जीरो सेकंड वाले में जीरो बोथ, ये क्या कह रहे हो भाई? यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, H2SO4 के पास कितने H+ आयन थे? दो थे। जब रिएक्शन हुआ तो दोनों H+ आयन लॉस्ट हो गए कि नहीं हो गए? सल्फेट आयन ने दो H+ आयन अपने पास रखे हुए थे, रिएक्शन होने के बाद दोनों H+ आयन लूज हो गए कि नहीं हो गए सल्फेट के पास से? सो यहाँ पे n फैक्टर क्या है? यहाँ पे n फैक्टर है 2, यहाँ पे n फैक्टर है 2। नीचे आइए और दूसरी रिएक्शन में देखिए। दिव्यांग तुम्हारा ये जीरो और बोथ नहीं समझ में आया, जीरो बोथ नहीं समझ में आया मुझे, आप क्या कह रहे हो? अच्छा सेकंड का जीरो बोथ, अच्छा चलो एग्जाम्पल 2 के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो है, एग्जाम्पल 2 के अंदर आप देखो इसके पास 3 H+ आयन है, 3 में से 2 ही लॉस्ट हुए हैं। यहाँ देखो 2 H+ आयन अभी भी बाकी हैं, सो सिर्फ एक ही H+ आयन लूज हुआ है, इसलिए फर्स्ट केस में फॉस्फोरिक एसिड में, पहली रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड में n फैक्टर 1 है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, इसमें 3 H+ आयंस फॉस्फोरिक एसिड के पास हैं, लेकिन रिएक्शन होने में यहां से सिर्फ 2 H+ आयन रिलीज हुए हैं, तो सेकेंड केस में n फैक्टर जो है वो 2 है। ठीक है, थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में देखिए, इस केस में फॉस्फोरिक एसिड के पास अभी भी 3 H+ आयंस हैं और यहाँ तीनों लॉस्ट हो गए हैं, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड, तो यहाँ पे n फैक्टर जो है वो कितना है? 3 है। n फैक्टर जो है वो कितना है? 3 है। अब देखिए आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, ये सारा डिस्कशन हमने क्यों किया, अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। पहले केस में देखिए, पहले केस में देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना हो मुझे, अगर मुझे एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? कहाँ गया? इस पे लिखा ही नहीं मैंने। अच्छा, बेसिसिटी हमने यहाँ पे n फैक्टर की बात करी थी, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैसे निकालते हैं? मोलर मास, पेन बदल लो भाई, यहीं पे लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास, किसका मोलर मास? एसिड का मोलर मास, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन n फैक्टर, या आप उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो आपने हर रिएक्शन में जो n फैक्टर निकाला है वो है इस वक्त आपके काम का। चलो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना होता है इस रिएक्शन में? इक्विवेलेंट वेट निकालो सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98, आप कैलकुलेट करो, 98 होता है। ठीक है, सो इस केस में 98/1, सो यहाँ पे इस समय इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का फर्स्ट रिएक्शन में सेम आ रहा है, कितना? उसके मोलर मास के बराबर। इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास के बराबर आ रहा है। सेकेंड रिएक्शन में देखो, सेकेंड रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय द n फैक्टर,
सो सेकेंड रिएक्शन के अंदर उसी सल्फ्यूरिक एसिड का सेम कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो है वो बदल गया है। आप देखो पहली रिएक्शन में उसका इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मास के बराबर था क्योंकि सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज हुआ था, लेकिन सेकेंड रिएक्शन के अंदर सेम वही सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो है वो बदल चुका है। यानी कि हम यहां से ये समझना चाहते हैं कि एक कंपाउंड का एक ही इक्विवेलेंट वेट सब जगह नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कि किस रिएक्शन में वो कितने H+ आयन लूज कर रहा है या उसका किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में N फैक्टर कितना है। सो सेम चीज आप यही देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड। जल्दी से मुझे बताइए कैलकुलेट करके फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस में यहां पे फॉस्फोरिक एसिड के N फैक्टर्स क्या क्या हैं, जल्दी बताइए। चलिए फॉस्फोरिक एसिड के N फैक्टर्स क्या क्या हैं, N फैक्टर्स नहीं सॉरी, इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना कितना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कितना है। मोलर मास कैलकुलेट करो सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड का। कितना आएगा, कितना आएगा? फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास होता है 98, इक्विवेलेंट वेट 98/1। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही होता है, सेम होता है। सो अगेन पहले केस में इक्विवेलेंट वेट है उसका 98, सेकेंड केस में इक्विवेलेंट वेट जो है वो है 98/2 दैट इज 49, और तीसरे केस में इक्विवेलेंट वेट कितना है 98/3 दैट इज कितना, ये आएगा इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा इसका 3 9, एक मिनट, 3 3s are 9 and 3 2s are 6 and something 6 3 6 18 32.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 32.6 समथिंग आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं दिव्यान, हाँ 32.67, ओके 32.67 आ जाएगा, राइट। तो ये आएंगे इसके इक्विवेलेंट वेट्स। तो बात समझ में आई, एक सब्सटेंस अलग अलग रिएक्शन अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकता है, इसलिए हमको उसका N फैक्टर जानना जरूरी है, और इसीलिए उसके इक्विवेलेंट्स भी अलग हो सकते हैं और फिर आगे चल के उसकी नॉर्मेलिटी उस सोल्यूशन की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलो आपको आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। यस ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे कोई N फैक्टर ढूंढने को नहीं कहेगा, लेकिन आपसे इक्विवेलेंट वेट जरूर पूछा जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तीनों एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताइए। तीनों एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताइए। सेकंड वाले का ठीक है, करेक्ट है दिव्यांग। पहले फर्स्ट और थर्ड का भी बताइए, सेकंड वाले का करेक्ट है। फॉर्मूला भूल गया, इसीलिए तो मैंने दिया था नाम लिख के, इसीलिए तो मैंने फॉर्मूला नहीं दिया था ताकि फॉर्मूले पे सोचना पड़े। ओके, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, देन एसिटिक एसिड इज CH3COOH,
देन ऑक्सैलिक एसिड इज COOH होल ट्वाइस। चलिए इनके पहले n फैक्टर्स निकालिएगा, n फैक्टर्स बताइए और फिर इनका पहले n फैक्टर्स बताइए। हाँ, आई वॉन्टेड यू पीपल टू पे हीड टू दीज फॉर्मूले। करेक्ट है दिव्यायन आंसर। जल्दी करिए। जल्दी से करिए क्विकली। पहले वाले में n फैक्टर कितना है 1। पहले वाले में n फैक्टर कितना है 1, क्योंकि H प्लस आयन कौन सा रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ठीक है, H प्लस आयन कौन सा रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ये वाला H प्लस आयन हाइड्रोजन एटम किससे अटैच्ड है, कार्बन से। इसमें भी देख के ऐसा लगता है कि इसके पास चार हाइड्रोजन तो चारों दे देगा, नहीं भाई, कौन सा देगा जो ऑक्सीजन से अटैच है। उसका भी कारण है, क्या कारण है, ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन रख लेता है और हाइड्रोजन को बाय कर देता है, प्यार से सरका देता है। ठीक है, H प्लस आके लेके तुम जाओ बेटा, मस्त रहो। ठीक है, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में से आता है, मतलब सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन आफ्टर फ्लोरीन, ऑक्सीजन ही सब कुछ है, राइट। सो यहाँ पे एक H प्लस आयन रिलीज होगा, हालांकि इसके पास 4 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं। सो यहाँ पे इसका मोलर मास है 46, 12 प्लस 32 एंड प्लस 2, राइट, 46। सो इसका n फैक्टर भी है 1 है। सो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो भी आएगा 46। एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास है 60, n फैक्टर इसका आएगा 1। सो इसका इक्विवेलेंट वेट भी आएगा 60। ऑक्सैलिक एसिड, इसका मोलर मास कितना होता है 90। किसी ने नहीं लिखा है, क्या है, सेकंड का 45 है आई गेस, थर्ड वाला, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, इसका मोलर मास होता है 90। n फैक्टर, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, अगर n फैक्टर में कंफ्यूजन है तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर ऑक्सैलिक एसिड का। सो एक ये वाला H प्लस और एक ये वाला H प्लस, ये 2 H प्लस रिलीज होते हैं। सो अगेन इट इज गोइंग टू गिव 2 H प्लस आयन एंड देयरफॉर n फैक्टर इज 2 एंड देयरफॉर 90 बाय 2 विल गिव यू 45, 60 बाय 1 60, 46 बाय 1 विल गिव यू 46। सो ये हैं इनके इक्विवेलेंट वेट्स, राइट। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं मेन फैक्टर्स किसके। अब थोड़ा सा सिंपल काम करते हैं, डिफिकल्ट काम ओवर हो गया है, अब थोड़ा सा सिंपल काम करते हैं। क्या सिंपल, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, थर्ड वाला n फैक्टर किसका निकालना है हमें, n फैक्टर ऑफ, पहले एसिड्स और बेसिस का हमने देख लिया, अब n फैक्टर निकालते हैं, n फैक्टर फॉर आयंस। ठीक है, क्या होता है ये n फैक्टर ऑफ आयंस, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयन। यानी कि किसी भी आयन का, कोई भी आयन आप देखते हैं, आपको किसी भी आयन का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, equivalent weight of an ion is equal to molar mass of the ion upon charge on the ion,
उस आयन पे कितना चार्ज है, उस आयन पे कितना चार्ज है, आप उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो दैट टेल्स अस व्हाट, कि उसका एन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो ये जो चार्ज ऑन द आयन है यही उसका एन फैक्टर है, राइट। हमने यही कहा एन फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयन, तो हमने चार्ज ऑन द आयन से डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर मेरे को सोडियम, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम आयन की बात कर रही हूं तो मास ऑफ सोडियम आयन, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। मास ऑफ सोडियम आयन, मास ऑफ सोडियम आयन 23 डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन इट, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है उस पे, चार्ज है 1 का। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम वुड बी, एक तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, इसका एन फैक्टर हुआ 1, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसका 23। सिमिलरली अगर मैं यहाँ मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम तो इसका मास है 24 और इसका एन फैक्टर कितना है, इसकी वैलेंसी के बराबर Mg2 प्लस, इसका एन फैक्टर है 2। सो अब आप कैलकुलेट करिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3+, इसका मास होता है 27, इसका एन फैक्टर है 3, यानी कि इसकी वैलेंसी के बराबर, इसका एन फैक्टर है 3 यानी कि इसकी वैलेंसी के बराबर। सो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास जल्दी बताइए, मैग्नीशियम का कितना आ रहा है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास आएगा 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12, और एल्यूमिनियम का कितना आएगा 27 डिवाइड बाय 3 दैट इज 9। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 9, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड दैट ऑफ सोडियम इज 23। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करिए एन फैक्टर किसका, सल्फेट आयन का, देन ऑक्साइड आयन का, देन नाइट्राइड आयन का, और एक और कर लीजिए फॉस्फेट आयन का। इन सब के एन फैक्टर्स एंड इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए जल्दी से इनके इक्विवेलेंट वेट और इनके एन फैक्टर्स कैलकुलेट करिए। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए। इसका एन फैक्टर इसकी वैलेंसी के बराबर, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, ऑक्साइड इसकी वैलेंसी 2 है, नाइट्राइड इसकी वैलेंसी 3 है, यही इसका एन फैक्टर है, और फॉस्फेट इसकी वैलेंसी 3 है, यही इसका एन फैक्टर है। अब जल्दी से इक्विवेलेंट वेट मुझे कैलकुलेट करके फटाफट बताइए। सल्फेट मोलर मास कितना है, सल्फेट मोलर मास कितना है, (96 डिवाइड बाय 2। इधर ऑक्साइड ऑक्सीजन मोलर मास है 16 डिवाइड बाय 2, नाइट्राइड मोलर मास है 14 डिवाइड बाय 3, फॉस्फेट H3PO4 98 माइनस 3 95 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 4 दिए ना मैंने, तुमने 3 के आंसर्स कैसे लिखे, अच्छा 4 ही लिखे हैं, ओके। सो डिवाइड बाय 2 करेंगे, आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 8, 14 3 4 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4.6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 95 by 3, 3 3 9 एंड 3 1 3 बचा 3 6 31.6, ओके 31.66 तो 67 हो सकता है, राइट। सो ये आ गए इनके इक्विवेलेंट वेट्स, फाइन। चलिए तो ये भी क्लियर है मामला, राइट। आगे चलते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट्स फॉर सॉल्ट्स, ठीक है, एन फैक्टर फॉर फोर्थ और सॉल्ट्स। अब आपको कोई सॉल्ट दिया गया हो, उसका एन फैक्टर निकालना है,
उसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल टू द टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। अब इस बात का क्या मतलब है? कोई सॉल्ट है, उसमें एक कैटायन है और उसमें एक एनायन है। सो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द एनायन बिकॉज अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा एक सॉल्ट में, राइट? तो यहाँ पे उस सॉल्ट को सिर्फ उसके या तो केवल टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, या फिर आप उसके टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। सो इक्विवेलेंट वेट का यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। इनमें से एक ही लेना है, यस ऑब्वियसली, है ना? चाहे टोटल पॉजिटिव ले लो चाहे टोटल नेगेटिव ले लो, उनमें से कोई भी एक ही लेना है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपसे NaCl की बात करूं तो बताइए इसका n फैक्टर क्या है और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है? n फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट फटाफट कैलकुलेट करिए, राइट? दूसरा सॉल्ट हम ले लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, देन ध्यान से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको दे दिए हैं। AlPO4 कुछ और एग्जांपल्स लिख देते हैं। AlCl3, देन CaCl2, देन Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, 3 क्लियर नहीं दिख रहा है, Ca3। चलिए n फैक्टर्स, क्विकली n फैक्टर्स कैलकुलेट करिए। देखिए इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। मैग्नीशियम के अंदर, इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 2। अब सल्फेट में आपको देखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट में आप मुझे बताइए टोटल पॉजिटिव। गुड इवनिंग मानवी, गुड इवनिंग। अब इसमें मुझे बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर आप क्या करने वाले हैं? आई वॉन्ट टू सी व्हाट डू यू डू इन दिस। लेट मी सी आप इसमें क्या करने वाले हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट में मुझे बताइए इसका n फैक्टर क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट में n फैक्टर क्या होगा? इस सॉल्ट के लिए n फैक्टर कितना आएगा? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। n फैक्टर इसके अंदर आएगा 6। कैसे आया? एक एल्यूमिनियम 3+ का चार्ज देता है, तो यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 2, राइट? सो 3 2s are 6। टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी 6, राइट? एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, राइट? सो n फैक्टर इसके अंदर 6 आ जाएगा। बस यही बताना था आपको, यही चीज इंपॉर्टेंट है। देन एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इसके अंदर 3 है n फैक्टर। AlCl3 इसके अंदर भी 3 है। कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर भी 2 है टोटल पॉजिटिव चार्ज या n फैक्टर। एंड देन कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अंदर भी 6 है। 3 कैल्शियम के एटम, हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं? टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो एक कैल्शियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो 3 कैल्शियम एटम कितने करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज वाई यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का 2 into 3 करने से 6 आ रहा है आपका n फैक्टर, राइट? चलिए इन सब के आप मासेस कैलकुलेट करिए।
तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप इनके मासेस कैलकुलेट करिए, इसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है। होमवर्क क्वेश्चन, ओके। करेक्ट है। All right, so let us end this session with this last question. इस क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप इक्विवेलेंट वेट्स निकालने की प्रैक्टिस करिएगा, एसिड्स के, बेसिस के, सॉल्ट्स के, आयंस के, राइट। एंड ये वाला क्वेश्चन आपको एक अच्छी प्रैक्टिस दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की, कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के इक्विवेलेंट वेट्स निकालने की और उनके एन फैक्टर्स निकालने पे बात करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करके आइएगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।